क्वेश्चन नंबर 51। एक कक्षा के 15 बालकों के वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार है और बालकों के वजन के बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वजन अपने पास दे रखा है 31, 34, 35, 36, 37। ये वजन है और बालकों की संख्या 2, 3, 4, 5, 1, जिसे हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पहले को ऐसे लिख लो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15। ठीक है, ओवरऑल n कितना हो गया अपने पास 15, जो कि दिया भी है। 15 जो है ये विषम संख्या है। जब ये विषम है तो यहाँ पर माध्यिका क्या होगी, n+1/2 टर्म पद, यानी कि 15 + 1 16/2 8वां पद। 8वां पद किस में आएगा, 5 में तो आएगा नहीं, 9 में आएगा। 9 मतलब तीसरा नंबर, तीसरे नंबर के सामने कौन है, 35, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 35। 35 हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52। यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3, x और xn का समांतर माध्य x है तो हमें बताना है इसकी वैल्यू समेशन i = 1 to n xi - x बार, इसका मान कितना होगा। देखो हम जानते हैं समांतर माध्य x बार होता है x1 + x2 + xn/n, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो यहाँ से हमारे पास n × x कितना बन जाएगा, x1 + x2 + ... xn। चलो अब देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे i = 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो मिलेगा x1 - x बार प्लस x2 - x बार प्लस x3 - x बार प्लस ... xn - x बार। तो x1 + x2 प्लस ... xn को एक साथ कर लें, माइनस x बार n टाइम आएगा तो nx बार। इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपने पास nx बार है तो ये nx बार - nx बार, इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। दो बलों P और Q यदि ऐसे कोण पर कार्य करें कि उनका परिणामी बल R बल P के बराबर हो, तो यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो नए परिणामी बल और Q के साथ बना कोण क्या होगा। ठीक है, तो अगर परिणामी बल R है तो R² बनेगा P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा हमने क्या ले लिया, P और Q के बीच का कोण। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्योंकि दे रखा है R किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो ये हो जाएगा P² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। P² हट जाएंगे तो यहाँ से Q कॉमन कर लो, Q + P 2P cos अल्फ़ा = 0, क्योंकि Q 0 नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q + 2P cos अल्फ़ा = 0। ओके, अब कह रहा है अगर P को हम 2 गुना कर दें तो उस केस में नए परिणामी और Q के साथ बना कोण क्या होगा। देखो P के साथ कोण नहीं पूछा है, Q के साथ पूछा है। तो क्योंकि हमारे पास फार्मूला मान ले नया कोण थीटा है, तो यहाँ से अगर tan थीटा निकालेंगे तो फार्मूला अपने पास क्या होता है, B sin थीटा / A + B cos थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो अब देखो सेकेंड बल हमें अब किसको मानना पड़ेगा, Q को मानना पड़ेगा, सॉरी
पी को मानना पड़ेगा, क्योंकि बल जिसके साथ निकालना है ना, सॉरी जिसके साथ कोण निकालना है उसको हमें पहला मानकर चलना पड़ेगा। तो सेकंड में आपके पास 2p आएगा। 2p क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बल कह रहा है कि 2p हो जा रहा है। तो 2p साइन अल्फ़ा अपॉन q प्लस 2p कॉस अल्फ़ा, ये बन जाएगा। अब q प्लस 2p कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी 0 है तो नीचे 0 हो जाएगा, तो tan थीटा अपने पास हो जाएगा 2p साइन अल्फ़ा बाई 0। समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होता है, और tan इन्फिनिटी कब होता है? जब 90 डिग्री होता है। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। एक पत्थर विरामावस्था से किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि गिरने के 3 सेकंड बाद पत्थर को रोककर फिर से गिरने दिया जाए तो पृथ्वी पर पत्थर कितनी देर में गिरेगा? अच्छा, तो पत्थर को किसी ऊंचाई से गिराया गया तो ऊंचाई h मान लेते हैं। तो फार्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ ct²। u तो यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू टी। टी मतलब कितना? 5 सेकेंड। 0 इंटू 5 प्लस हाफ g, और t है अपने पास 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर। तो हाइट टोटल कितनी आ जाएगी? तो 0 हो गया, 25/2g। ये आ गई टोटल हाइट। अब कह रहा है कि पत्थर को जब गिराया गया तो 3 सेकंड बाद रोक दिया गया, तो 3 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी? s मान लेते हैं। तो u तो आपके पास पहले से 0 है, सीधा बनेगा हाफ g और 3 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम कितना है? 3, तो 9/2 आ जाएगा। शेष दूरी कितनी हो गई? कहने का मतलब शेष ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल है 25/2g, माइनस कर दो 9/2g। 25 में से 9 निकलेगा 16, 16/2 8। ये शेष दूरी हो गई। मान लिया t समय लगता है अब उसको नीचे गिरने में, तो हाफ gt², क्योंकि u तो पहले से 0 होगा, क्योंकि आपने रोका है पत्थर को, इसके बाद छोड़ा है, तो छोड़ेंगे तो फिर उसको 0 स्पीड से ही गिरना शुरू करेगा। तो हाफ gt² इक्वल टू 8g, g से g हटा दो, t² इक्वल टू 8 दूनी 16 हो गया। तो t कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद पत्थर ज़मीन पर गिरेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। उस इंजन की अश्व शक्ति क्या होगी जो 100 मीटर गहराई से 300 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड ऊपर खींचता है? हमें अश्व शक्ति बताना है, यानी कि पावर बताना है इसका कि कितना होगा। ठीक है, जो 100 मीटर गहराई से 300 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड ऊपर खींचता है। चलो ठीक है। तो ऊंचाई दे रखा है 100 मीटर, द्रव्यमान है 300 किलोग्राम, और इसके अलावा समय प्रति सेकंड कह रहा तो 1 सेकंड लेंगे समय हम। और इसके अलावा अश्व शक्ति में आपको इसकी क्षमता पता नहीं, तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? W/T। W मतलब mgh और T कितना 1, तो ये mgh हो जाएगा। अच्छा, अश्व शक्ति बतानी है तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो अश्व शक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जो P आया है इसको 746 से भाग कर देंगे। P कितना? 300, G ले लो 9.8, और H 100 मीटर बटे 746। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने पर कितना आने वाला है? काटना पीटना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने पर 394 आएगा, और 394 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से
उत्तर दिशा की ओर जाने वाले एक जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पश्चिम की ओर जा रहा है। कुछ समय पश्चात वह एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं। उस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर की दिशा में एक जहाज जा रहा है। चलो, ये हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर की ओर इस दिशा में इधर जा रहा है एक जहाज 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये इधर एक जहाज जा रहा है और ये इधर 10 किलोमीटर पूरब में, ये पूरब होता है ना, ये पूर्व है, तो पूरब में क्या करता है, एक जहाज को देखता है जो कि क्या कर रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पश्चिम की ओर आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और कह रहा कुछ समय पश्चात वो एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं। तो बताना कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी उस समय क्या होगी जब वो न्यूनतम दूरी पर होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मान लिया जाए कि टी समय में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं। तो टी समय में मान लेते हैं ये यहाँ तक चलता है, पी पॉइंट तक, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अगर टी घंटे की बात करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, 12 टी दूरी हो जाएगी। अगर ये इधर चल रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर पहुँचता है क्यों, तो टी समय बाद क्या करेगा, वो भी तो चलेगा टी टाइम, यानी कि 10 - 16 टी, ये दूरी होगी इसकी। ठीक है, यानी कि इतनी दूरी में वो एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होंगे। अब तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी बनने वाली है, पी क्यू। अच्छा, तो अब यहाँ से पी क्यू निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, टी हमने क्या माना है, वो समय है जब न्यूनतम दूरी होता है उन दोनों के बीच का। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर बनेगा 10 - 16 टी का होल स्क्वायर प्लस 12 टी का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 100 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर 256 टी स्क्वायर माइनस 10 × 16 160, 162 जा 320, 320 टी, 12 का स्क्वायर 144 टी स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 100 प्लस 256 और 144, 6 × 4 = 10 और 4 × 5 = 9, 1 × 10, 2 × 1 = 3, 1 × 4 400 टी स्क्वायर माइनस 320 टी। ये अपने पास पी क्यू स्क्वायर आ गया। अब पी क्यू क्योंकि न्यूनतम है, तो न्यूनतम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम के लिए d/dt, आप ये जो पी क्यू है, अगर पी क्यू न्यूनतम है तो पी क्यू स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, ये 0 होना चाहिए। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। 100 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पर बनेगा 400, 2 × 800 टी माइनस यहाँ पर बचेगा 320 = 0। यहाँ से टी निकाल ले, तो यहाँ से टी अपने पास आने वाला 320/800, एक 0 तो कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल कर दें, 8 10 जा और 8 4 जा, और इसके अलावा या 16 से डायरेक्ट कैंसिल करो, 16 2 जा, 16 5 जा। सो टी अपने पास आ गया कितना, 2/5 आवर। अच्छा, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएं, इस वैल्यू में, यहाँ पर इसमें क्या करें, जो टी की वैल्यू है 2/5 रख दें। तो रखने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो पी क्यू =√100, यहाँ पर 400 टी स्क्वायर है, तो बन जाएगा 400 और टी की वैल्यू है 2/5 माइनस 320 × टी की वैल्यू 2/5। यहाँ ध्यान रखें यह स्क्वायर था, तो इसको 2 बार कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं, इसे देखते हैं कितना आता है।
100 प्लस यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, 82 जा 160, 160 अभी यहाँ फिर से 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ आ जाएगा 16, 16 4 जा 64 माइनस यहाँ 5 से कैंसिल करें इसको, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 25 4 जा 20, तो 65 दूना 64 दूना 128, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 164 में 128 निकलेगा तो 64 ही बचेगा, तो 64 100 में से 64 निकलेगा 36, 36 का वर्गमूल 6, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी 6 किलोमीटर आएगी, और 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक सामान्य रज्जु कैटेनरी किसी बिंदु P पर तनाव T और निम्नतम बिंदु C पर तनाव T नॉट हो तथा चाप CP का भार कैपिटल W हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कॉमन कैटेनरी का क्वेश्चन है, इस तरह से होता है। यहाँ पर पॉइंट अगर हम P मान लें और ये इसका निम्नतम बिंदु है C, यहाँ पर टेंशन T नॉट है और इस पर जो टेंशन है वो है T है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो भार है वो कैपिटल W है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस यस मान लें तो ये कैपिटल W भार है, कैपिटल W मतलब स्मॉल w इंटू यस। स्मॉल w क्या होता है, वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि इकाई लंबाई का भार। तो हम जानते हैं क्योंकि T इक्वल टू होता है WI और T नॉट होता है WC, तो अगर हम T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, W स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, Y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, Y स्क्वायर होता है S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा W स्क्वायर S स्क्वायर, और WS कितना है कैपिटल W, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल W स्क्वायर T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर इक्वल टू W स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कॉमन कैटेनरी का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, जेड एक सम्मिश्र संख्या है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, सबसे पहले जेड को अगर मैं मान लूँ x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से इसका कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जेड जेड बार विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो देखते हैं काल्पनिक आता कि नहीं आता। जेड इंटू जेड बार, हमें पता है जेड इंटू जेड बार तो मॉड जेड स्क्वायर होता है, और मॉड जेड स्क्वायर ऑलवेज रियल होता है। और ये कह रहा है काल्पनिक, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। कह रहा है जेड जेड बार आर ऋणात्मक वास्तविक है। अब यहाँ पर ये आर ऋणात्मक वास्तविक है, ये बात सही लग रही है, ऑप्शन बी हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये क्या है ऑलवेज रियल होता है और मॉड किसी का कभी भी माइनस नहीं होता, तो इसलिए ऑलवेज रियल होगा, यानी हमेशा वास्तविक होगा और ऋणात्मक भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि जेड माइनस जेड बार विशुद्ध काल्पनिक है। चलो देख लेते हैं जेड माइनस जेड बार क्या आता है। अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो एक्स एक्स गायब हो जाएगा, या आ जाएगा 2 आयोटा वाई, जो कि कैसा है काल्पनिक है। और ये कह रहा है कि वास्तविक है, जो कि गलत हो गया। फिर कह रहा है जेड प्लस जेड बार, तो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 2x आएगा, जो कि वास्तविक होगा। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है विशुद्ध काल्पनिक है, तो केवल ऑप्शन बी आपको इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये हमें रिजल्ट पता है इसके। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है,
प्लस यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ करें, माइनस ओमेगा को इधर लिख दे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर निकालेंगे तो बनेगा क्या, माइनस ओमेगा प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4 और ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर 4 ओमेगा इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ से, तो ये 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 4 प्लस कर रहा हूँ, 4 माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस 4 आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू तो 0 होती, तो 4 इंटू 0 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा -3 और -3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि यदि 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 12 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो b का मान क्या है, ठीक है, जहाँ a और b वास्तविक हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से करें। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, पावर 12 है, तो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, बाई 2 कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 2 पावर 12, 1/2 मतलब होता है cos 60 की वैल्यू और cos 60 मतलब π/3 प्लस आयोटा ये हो जाएगा sin π/3 और पावर 12 है। तो 2 पावर 12, यहाँ 12 इधर आ जाएगा, तो cos 12 π/3 प्लस आयोटा sin 12 π/3। 2 पावर 12 कैलकुलेट कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बहरहाल 3 4 जा, यहाँ से भी 3 4 जा, तो यहाँ cos 4 पाई आ गया प्लस आयोटा sin 4 पाई। अब यहाँ पर देखो cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखें sin 4 पाई, sin n पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 2 पावर 12 केवल आया, प्लस आयोटा इंटू 0 आ गया। और इसको कंपेयर करें a प्लस आयोटा b से, तो आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, सो b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 अपने पास ऑप्शन आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10, तो x का मान क्या, ठीक है। देखो 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर इसको मैं मान लूँ a, तो 1/a अगर करूँगा तो क्या बनेगा, 1/5 प्लस 2 रूट 6 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको रैशनलाइज कर ले, 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो क्या बन जाएगा, ये नीचे तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 छक 24, ऊपर 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ भी, तो 25 माइनस 24 तो 1 होता है, तो नीचे 1 बन जाएगा, यानी कुल मिला के 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया कितना, 1/a। तो हमारे पास एक ये और 1/a ये आ गया। तो क्वेश्चन को हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10a, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया अपने पास। यहाँ से धाराचार्य लगा लें,
ए कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac यानी कि 4/2a यानी कि 2। तो 10 प्लस माइनस 100 से 4 निकल जाएगा 96/2। तो 96 को अगर हम 4 यहाँ पर इसका फैक्टर करना चाहें 96 का, 2 चौक 8, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 1 2, 3 दूनी 6। तो यानी कि 4√6 बन जाएगा यह। तो 10 प्लस माइनस 4√6/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए अपने पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2√6। ये ए निकल कर आया, ठीक है। और ए अपने पास कितना है 5 + 2√6 पावर x² - 3। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। 2 वैल्यू है, ध्यान रखें, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो 5 + 2√6 पावर x² - 3 इक्वल टू, यहाँ पर पहली वैल्यू में प्लस में रखूँ 5 + 2√6। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे, यानी x² - 3 इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू ±2। दूसरा केस 1/a वाले में अगर रखें तो अपने पास 1/a इक्वल टू कितना था 5 - 2√6 पावर x² - 3 ये था। और इसको ये लिख सकते हैं a इक्वल टू 5 - 2√6 पावर 1/x² - 3। ऐसा कर सकते हैं इसको अगर हम लिखना चाहें तो। तो अगर हमने ये रख दिया तो इस केस में क्या बनने वाला है, a की वैल्यू 5 - 2√6 इक्वल टू 5 - 2√6 पावर 1/x² - 3। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी पावर 1 बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ से 1/x² - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, 1/a इतना है तो a बन जाएगा 5 - 2√6 पावर 1/ नहीं, ये होगा 3 - x²। ठीक है, तो a कितना है, दूसरी वैल्यू में यूज़ कर रहा हूँ 5 - 2√6 पावर 1। तो यहाँ पर 5 - 2√6 पावर 3 - x²। तो यहाँ से क्या पता चला 3 - x² इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा ±√2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ऑप्शन चेक किया जाए कौन कौन से हैं अपने पास, +-2 और +-√2 दो वैल्यूज़ अपने पास आई हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माना कि v दे रखा है xy सच दैट x इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और w दे रखा है xy सच दैट xy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये ठीक है, उपसमुच्चय हैं। तब इसमें कौन सा सही कह रहा है, v और w उपसमष्टि हैं। v उपसमष्टि है लेकिन w नहीं। उपसमष्टि मतलब सब स्पेस की बात कर रहा है।
W उपसमष्ट है लेकिन V नहीं, V और W उपसमष्ट नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए अगर, तो ना तो यहाँ पर V उपसमष्ट है ना ही W है। ठीक है, देखो उपसमष्ट होने का कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग करता है अगर V में, तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी V में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा A अल्फ़ा प्लस B बीटा ये भी कह सकते हो बिलोंग करना चाहिए V में। ठीक है, तो ऐसा ना तो ये फॉलो करेगा ना ये फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लूँ कि एक्स वाई पॉजिटिव हैं, यहाँ पर कह रहा है, और इसमें अगर आपने दो कोई वेक्टर लिए, जैसे अल्फ़ा आपने ले लिया, मान लीजिए कि 1 और 2 ले लिया, और बीटा आपने ले लिया 3 और 1 ले लिया, इस तरह से। अब अगर आपने अल्फ़ा माइनस बीटा किया तो क्या बनेगा, 1 2 माइनस 3 1, तो ये क्या बनने वाला है, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव आ गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ना तो V सब स्पेस है और ना ही W। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर W में कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई पॉजिटिव है, हमेशा एक्स और वाई का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं बन पाएगा अपने पास। ओके, इसको ट्राई कर लेना इस तरह से कोई एग्जांपल लेकर, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से ना तो V समष्ट है उपसमष्ट ना W, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, यदि f और g इस प्रकार हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हैं और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हैं, और इसके अलावा कह रहा है कि f डैश x और g डैश x दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही, f और g में नियतांक का अंतर है, b कह रहा है f और g दोनों समान हैं, c कह रहा है f और g कभी समान नहीं हो सकते, d कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो देखते हैं, a और b, ये ए बी पॉइंट जो दिए हैं वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में सतत और अवकलनीय है। चलो ठीक है, अब यहाँ f डैश x इक्वल टू g डैश x दे रखा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर f डैश x g डैश x दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं इनको इंटीग्रेट कर लूँ, सिंपली सोचो इंटीग्रेट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा fx और ये बन जाएगा gx प्लस c बन जाएगा। तो दोनों में किसका डिफरेंस आ रहा है, c का, यानी एक अचर का। तो यानी कि दोनों किससे डिफ़र करते हैं, एक अचर से डिफ़र करते हैं, नियतांक का अंतर है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है कि 1 माइनस आयोटा इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस आयोटा, बी कह रहा है 2 प्लस आयोटा इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा, सी है 2 माइनस आयोटा इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा। तो ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि जो सम्मिश्र संख्याएँ होती हैं, सम्मिश्र संख्याएँ, काल्पनिक संख्याएँ जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, सम्मिश्र संख्याएँ, इसमें हम तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन पर संबंध आर यहाँ पर दिया है, इस तरह से आर दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग करता है एन में, और 2x प्लस वाई इक्वल टू है 41। बताना है कि ये जो संबंध है स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
चलो देख लेते हैं। स्वतुल्य पहले चेक करें। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें x का रिलेशन x से देखना पड़ेगा कि x और x आपस में संबंध बनाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस वाई की जगह भी x रखो 41, तो 3x इक्वल टू 41, तो x आ जाएगा 41/3। कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्री चेक किया जाए। ठीक है, सिमेट्री में मान लिया कि एक्स वाई जो है ये रिलेशन बनाता है, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है। अब y और x का रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लूँ और y इक्वल टू हमें कितना लेना पड़ेगा तब 2 1 जा 2 और y हम रखेंगे 41 बनाने के लिए 39, 1 और 39 ये बिलोंग करते हैं क्योंकि इसमें x और y की ये वैल्यू रखेंगे 41 रखेंगे। ठीक है, अब क्या 39 और 1 ये भी रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 39 प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 41, इसलिए ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। फिर संक्रामक की बात करें। चलो चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। तो मान लिया जाए कि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, मतलब कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 और 2y प्लस z इक्वल टू 41 है। अब हमें y को गायब करना है, x और z में देखना रिलेशन। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4x प्लस 2y इक्वल टू 41, 2 जा 82 और ये अपने पास है ही 2y प्लस जेड 41, इसके नीचे लिख लेते हैं 2y प्लस जेड इक्वल टू 41, 4x साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा 2y 4x माइनस जेड इक्वल टू 41, जो कि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, तो इसका मतलब ना स्वतुल्य, ना सममित, ना संक्रामक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर है। देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट थीटा कितना बनने वाला है, लॉग ऑफ कॉट थीटा प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, संक्रिया एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है जिसमें डिफाइंड किया गया है ए और बी के बीच ऑपरेशन है 1 प्लस ए प्लस ए बी। तो बताना है ये संक्रिया क्रम विनिमय है लेकिन सहचर नहीं है, सहचर है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है, सहचर और क्रम विनिमय दोनों नहीं है, सहचर और क्रम विनिमय दोनों। चलो देख लेते हैं। ए बी अपने पास इतना है, तो बी और ए अगर करते हैं तो कितना बनेगा, तो 1 प्लस ए की जगह बी हो जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास बी की जगह ए और ये। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी प्लस ए बी। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य चेक करते हैं ए बी और सी। तो ए ऐसे रखें, पहले बी और सी को सॉल्व करें। बी और सी के लिए इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 1 प्लस बी सी। अब इनके बीच ऑपरेशन लगाएं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी सी। सो इट विल बी 1 प्लस ए बी प्लस ए बी सी, that is equal to 1 plus 2a plus ab plus abc।
अब ब्रैकेट को चेंज करके देखते हैं कि क्या यही रिज़ल्ट आता कि नहीं आता। तो ए और बी के बीच ऑपरेशन 1 प्लस ए बी और सी, इसके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 प्लस ए बी प्लस 1 प्लस ए बी इंटू सी, that is equal to 1 plus a plus ab plus a1 plus a c से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये बन जाएगा अपने पास। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, और क्लियर है कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं आए मतलब साहचर्य नहीं है। तो ना ही क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध आर ए और बी पर इस तरह से, यानी ए आर बी इस तरह से परिभाषित है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। तो आर कैसा है? स्वतुल्य एवं सममित, संक्रामक एवं सममित, स्वतुल्य एवं संक्रामक या एक तुल्यता संबंध है। चलो ठीक है, ए और बी सह अभाज्य हैं कह रहा है। ठीक है, ए आर बी इस तरह से है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। चलो ठीक है, तो पहले स्वतुल्य चेक करें, ए और ए की बात करें, क्या ये सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य होने का मतलब क्या होता है? इनका कॉमन फैक्टर 1 और इसके अलावा कोई अदर ना होने पाए। तो हैं कि नहीं है, इसको चेक कर ले पहले। तो ए और ए यानी कि क्या कहने का मतलब ए और ए सहअभाज्य हैं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो मतलब ये स्वतुल्य है। अब देखो ए और बी माना इस तरह से हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी सहअभाज्य हैं। अगर ए और बी सहअभाज्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बी और ए भी सहअभाज्य होंगे। तो बी और ए सहअभाज्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बी का ए से भी रिलेशन है, मतलब ये सममित भी है, स्वतुल्य है, सममित है। तो स्वतुल्य और सममित ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा हाँ, तुल्यता संबंध भी एक ऑप्शन दिया है, तो चेक करना पड़ेगा। चलो, कह रहा है ए और बी का संबंध है, मान लिया, और बी और सी का संबंध है। ए और बी सहअभाज्य हैं, ठीक है, बी और सी सहअभाज्य हैं, तो क्या ए और सी भी सहअभाज्य होंगे कि नहीं होंगे, देखना है ये। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हो, ठीक है, ए और बी सहअभाज्य हैं, बी और सी सहअभाज्य हैं, लेकिन ए और सी भी सहअभाज्य होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अपने पास इतना समय नहीं कि हम इसको चेक करें। ठीक है, चेक करिएगा एक बार। वैसे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, वक्र x बराबर 3t² + 1 और y बराबर t³ - 1 को x बराबर 1 पर स्पर्श करने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो देखो x बराबर है अपने पास 3t² + 1 और y बराबर है t³ - 1,
और दे रखा है x इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखोगे तो t 0 बन जाएगा। dx बाई dt निकाल लें, dx बाई dt हो जाएगा 3 2 जा 60 और dy बाई dt हो जाएगा अपने पास 3t स्क्वायर। तो dy बाई dx जो कि प्रवणता कहलाती है ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। 3t स्क्वायर बाई 60 यानी कि t बाई 2 आ जाएगा। t की जगह 0 रखोगे तो 0 बाई 2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इसकी प्रवणता है 0 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 इसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर z इक्वल टू ले लें हम माइनस आयोटा, तो यहाँ से तुरंत मॉड z निकाल लेंगे। मॉड z हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस आयोटा कर सकते हैं, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू सिंपली 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ z होता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस x बाई 2। अगर प्लस है यहाँ पर तो प्लस, माइनस है तो माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस x बाई 2 ये होता अपने पास। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस z की जगह माइनस का आयोटा है, मॉड z कितना आया है 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x 0 है बाई 2 माइनस आयोटा यहाँ पर 1 माइनस 0 बाई 2 ये आ जाएगा। तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2। तो 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें से करेक्ट आपका ए और बी दोनों होगा क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट दिया है, 2 ऑप्शन सेम दे दिया है, तो ए भी कह सकते हैं और बी भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सर करेक्ट हैं इसके। ना क्वेश्चन नंबर 71 समिश्र संख्या दे रखा है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। इसमें पूछा है इसका कोणांक क्या होगा। चलो कोणांक निकालना है अगर इसका, यानी कि tan थीटा। देखो ये पहली बात ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रवणता इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, यानी थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स ये y बाई एक्स होता है यानी कि -1 बाई -1। साथ में यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है पाई प्लस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस tan इनवर्स ये 1 ही बनेगा, तो 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होता, तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 एक रेखा जो x अक्ष के समांतर और वक्र y बराबर रूट x से 45 डिग्री के कोण पर मिलती है वो कौन सी है। ठीक है, देख लेते हैं। y बराबर रूट x दे रखा है। ठीक है, इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू x। इस वक्र से 45 डिग्री पर मिलती है। चलो ठीक है, तो x अक्ष के समांतर है, मतलब कि ये इसकी प्रवणता भी 45 डिग्री है, तभी तो 45 डिग्री पर मिलती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि y dy बाई डी एक्स कितना बनने वाला है x बाई 2y, ये आ गया। अब यहाँ पर ये tan 45 लेना पड़ेगा, मतलब x बाई 2y इक्वल टू tan 45 1 यानी x इक्वल टू 2y आ गया। अच्छा, y स्क्वायर किसके इक्वल है रूट x के, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि अपने पास y कितना बन जाएगा, y तो रूट x था ना, तो y की जगह क्या रख दें रूट x रख दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, x स्क्वायर इक्वल टू 2x
इधर ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, इसमें x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x एक तो 0 बन जाएगा जो कि खुद x एक्सिस है, और x बन जाएगा -2, तो x इक्वल टू -2, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वेयर इज मिस्टेक? कहाँ पर मिस्टेक हो गया? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला ऐसा। एक मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, जब डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/2y इक्वल टू 1, तो यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, सो y इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है त्रिभुज ABC समकोणिक त्रिभुज है, शीर्ष A से कर्ण BC पर एक AD लंब डाला गया है और AB 5 है सेंटीमीटर, AC 12 है, तो AD की लंबाई कितनी होगी? चलो ठीक है, त्रिभुज ABC दिया है अपने पास, वो भी समकोणिक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसा है, कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं ये B है, ABC इस तरह से समकोणिक है, जिसमें शीर्ष A से कर्ण BC पर, BC कर्ण है, तो ये मिस्टेक होगा भाई लोग, BC को कर्ण है बनाया गया है, मतलब कि ये त्रिभुज कुछ इस तरह से है, ये है और ये कोण 90 डिग्री है, और इस कर्ण BC पर यहाँ से लंब डाला गया है AD, और AB 5 है, AC 12 है। अच्छा, AD कितना होगा बताना है अपने को, ठीक है, तो क्या BC कितना बन जाएगा? 5 है, ये 12 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 बनने वाला है टोटल। हमें AD चाहिए कि AD कितना होगा। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम इसको मान ले x, तो इधर बन जाएगा 13 - x। अब दो त्रिभुज अपने पास हैं, इनकी सहायता से कुछ काम किया जाए। इस त्रिभुज में अगर हम लेते हैं तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 25 - x स्क्वायर। दूसरे से लेते हैं 12 स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 13 - x का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 144 इक्वल टू ये हो जाएगा 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का AD स्क्वायर। 169 इधर ले आए, 0 इक्वल टू 169 से माइनस करेंगे 144, तो 9 से 4 निकलेगा 5 और 6 4 निकलेगा 2, 25 आ गया, प्लस x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का AD स्क्वायर। अच्छा, AD अपने पास कितना है? 25 - x स्क्वायर, तो AD की वैल्यू इसमें रख लें, 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 - x स्क्वायर हट जाएगा, 25 और 25 50, 26x बराबर हो गया 50, तो यहाँ से x आ जाएगा 50/26 यानी कि 25/13। x निकल कर आ गया। AD कितना आएगा अपने पास, क्योंकि हमें तो AD चाहिए, तो यहाँ से AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 - x का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625/13 का स्क्वायर 169। इसे सॉल्व किया जाए कितना बनता है? 169 गुणे 25, तो 169 और 25 का गुणा 4225 माइनस 625/169 माइनस करेंगे, माइनस करने पर 3600 आ जाएगा,
बटे 169, 3600 यानी कि 60, 69 यानी 13, 60/13। तो 60/13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एक त्रिभुज के शीर्ष 4, 6, 2, -2, 0, 2 हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक है। देखो तो बहुत ही आसान है, 4, 6 दे रखा है, 2, -2 और तीसरा दे रखा है 0, 2। तो इसके केंद्रक बताने, केंद्रक होता है x = x1 + x2 + x3/3 और y होता है y1 + y2 + y3/3। ये केंद्रक होता है। मतलब 4 + 2 6, 6 + 0 6, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। 6 - 2 यानी 4, 4 + 2 6, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, x3 y3 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75। एक त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, जिसमें A का निर्देशांक है 3, 5, B का निर्देशांक है -4, 8 और C का निर्देशांक है -6, -2। त्रिभुज के माध्यिका जो होगी उसका समीकरण क्या होगा? त्रिभुज की माध्यिका। अच्छा, तो क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही। माध्यिका कौन सी माध्यिका? क्योंकि यहाँ पर कई माध्यिकाएँ हो सकती, 3 माध्यिकाएँ हो सकती हैं। तो मैं अगर पहले इसकी बात करूँ AD की, तो D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। D पॉइंट तो -4, -6, -4, -6 होता है -10, -10/2 यानी कि -5 हो जाएगा। 8 - 2 6, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर मैं इसका समीकरण लिखता हूँ AD का, तो क्या बनेगा? y - y1 यानी कि 5, y2 - y1 यानी 3 - 5, x2 - x1, x2 है अपने पास -5 और x1 है 3, x - x1। तो y - 5 = 3 - 5 - 2, यहाँ पर -8 हो जाएगा। x - 3, 2 4 × 8, 4 से मल्टीप्लाई, 4y - 4 5 × 20 = x - 3। तो ये बन जाएगा x - 4y और +20 इधर आएगा, -20 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 17 = 0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? x - 4y + 17। यस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समष्टीय समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है? पहला कह रहा है x सच दैट x एक चतुर्भुज है, b x सच दैट x एक समांतर चतुर्भुज है, c कह रहा है x एक आयत है और d कह रहा है x एक वर्ग है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जा रही हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो चतुर्भुज है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, समष्टीय समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज भी आते हैं, आयत भी आते हैं, वर्ग भी आते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 77। व्यंजक दे रखा है 1 × 2 - ओमेगा, 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा, 3 - ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता जा रहा है इस तरह से, n - 1, n - ओमेगा और n - ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी?
जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है। अच्छा, एक सीरीज है, तो यहाँ पर अगर हम इसका nth टर्म निकाल, यहाँ पर nth टर्म या दिया हुआ है जनरल टर्म, वैसे यहाँ पर कितने टर्म है टोटल 1 2 3 4 5 चलते हुए जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर एक टर्म लिखेंगे तो 0 इंटू समथिंग आएगा, तो ओवरऑल इसको हम n टर्म मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से an अपने पास है n माइनस 1 n माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस तरह से दिए हैं और ये इकाई का घनमूल कह रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास बनेगा n क्यूब माइनस 1। अच्छा, तो ये तो आ गया n क्यूब माइनस 1। अब इसका हमें समेशन चाहिए, यानी पूरा सम चाहिए, तो समेशन n क्यूब माइनस 1, इसको अलग अलग करें, समेशन n क्यूब माइनस 1 का समेशन तो n ही बन जाएगा। समेशन n क्यूब होता है n माइनस 1 बाई 2, सॉरी, समेशन होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल क्यूब माइनस n, क्यूब नहीं, सॉरी गलती हो जा रही, होल स्क्वायर होता है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो इसमें ओवरऑल n को बाहर कर सकते हैं, तो n बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 n, यहाँ पर n इसका स्क्वायर खोल लें, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n बाई 2, यहाँ पर माइनस 2 डायरेक्ट कर लो, ओवरऑल 2 लगा लो। तो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर इरेज कर दूँ। क्या बन जाएगा ये n क्यूब प्लस n माइनस 2n क्यूब माइनस 2 बाई 2। उससे इनफैक्ट हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमारे पास आंसर आ चुका। आंसर अभी हमारे पास यही तो हो गया, समेशन n क्यूब माइनस 1 का n आ गया था, ये हो गया n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस n, और ये ऑप्शन तो अपने पास ऑलरेडी है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, तो हमें ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा, बिंदु 1 और माइनस 2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। देखो, दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती, मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी होता था, b की जगह भी a रखना पड़ेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू a आ गया। ये रेखा जा रही है किससे, 1 और माइनस 2, 1 माइनस 2, तो यानी x की जगह 1 रख दो, y की जगह माइनस 2 रख दो, तो a यहाँ से a आ जाएगा माइनस का 1, और a माइनस 1 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो x प्लस, इसको इधर ले आओगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।